जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल KN लेक्चरर ऑफिशियल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम। और इस लार का जो पीएच मान होता है, इस लार का पीएच जो मान होता है वह 6.8 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो यह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। और यह जो लाल रक्त होता है, लाल रक्त कणिकाएं इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट होता है। और इसका जीवन काल पूछे, आरबीसी का जीवन काल अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल तो यह 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। चलिए और WBC का देख लेते हैं। अगर आपसे WBC पूछेगा, WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्पल्स, तो इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल तो यह जो होता है 2 से 4 दिनों का। कितने दिनों का होता है दोस्तों? 2 से 4 दिनों का। चलिए और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह ल्यूकोसाइट होता है। यानी कि WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट होता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 46 होती है। जब भी गुणसूत्र की बात करेगा तो ये कितनी होती है? 46 होती है। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। और कितने सन में? तो 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में। अगर आपसे पूछेगा कि कितने गुणसूत्र, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46। अगर जोड़ी में पूछेगा, जोड़ी में कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी। कितने जोड़ी दोस्तों? 23 जोड़ी। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, अगर कुल पूछेगा तो 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यह दोस्तों रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। जब भी आकाश का नीला रंग की बात करेगा तो यह किसके कारण होता है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों
वह नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। आइए थोड़ा देख लेते हैं और कौन कौन गैसें पाई जाती हैं। तो पहला नंबर पे जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दूसरा नंबर पे। और यह नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78%। कितना पाया जाता है दोस्तों? 78%। दूसरा होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन होता है यह कितना पाया जाता है? तो लगभग 21%। कितना होता है? लगभग 21%। और इस ऑक्सीजन गैस को हम प्राणदायक गैस भी कहते हैं। तीसरा होता है वह CO2 गैस होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और यह वायुमंडल में कितना पाया जाता है दोस्तों? तो 0.03% जो है यह पाया जाता है। चौथे नंबर की जो गैस होती है वह होता है आर्गन। वह क्या होता है दोस्तों? आर्गन होता है, आर्गन। और आर्गन क्या है? तो आर्गन एक अक्रिय गैस है और यह कितना पाया जाता है? तो 0.093%, यानी कि 0.093% जो है यह पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन। कितना? 78%। और ऑक्सीजन 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और आर्गन 0.093%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो जो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को फारेनहाइट में पूछेगा कि फारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 फारेनहाइट होता है। यह किस में होता है? फारेनहाइट में होता है। आपसे पूछेगा कि फारेनहाइट में इसका मान कितना होता है, तो 98.6 फारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि फारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फारेनहाइट होता है। और केल्विन में कितना होता है दोस्तों? तो 310 केल्विन होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है ना, यह रिकेट्स रोग हो जाता है। देखिए इसी को हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग, सूखा रोग। देखिए बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। मलेशिया। जबकि बुजुर्गों में देखा जाए, यानी कि बूढ़ों में तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पोरोसिस हो जाता है। अब ये पोरोसिस क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी होने लगती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पोरोसिस कहा जाता है। और यह किस में होता है? यह बूढ़ों या बुजुर्गों में हो जाता है। और वयस्कों में पूछेगा तो ऑस्टियोमलेशिया, और बच्चों में पूछेगा तो रिकेट्स। यह जो विटामिन डी है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो स्रोत की बात करेगा तो इसका जो स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश, इसलिए सूर्य का प्रकाश होता है। इसके अलावा जो है दूध, दही, मांस, मछली, हरी सब्जियां जो भी है, ये क्या होता है? ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसीलिए इस विटामिन डी को जो है ना सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन। तो आपसे पूछेगा कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। किसको? विटामिन डी को।
ये कई बार पूछ चुका है। और यह जो विटामिन डी है यह एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसको कि हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो पूछेगा कि किसे हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है, तो जब भी हार्मोन्स की बात करेगा, हार्मोन्स तो यह एकमात्र विटामिन है। और वह विटामिन कौन है, तो विटामिन डी। ये कई बार पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ये भी पूछता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो ये टमाटर का लाल रंग होता है दोस्तों, यह लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। और ये लाइकोपीन है क्या, तो लाइकोपीन एक प्रकार का वर्णक होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्णक होता है। वर्णक मतलब रंग होता है। अब देखिए, यह जो टमाटर होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो जब भी टमाटर का पीएच मान पूछेगा, पीएच मान, तो इसका जो पीएच मान होता है वह 4 से लेके 5 यानी कि 4.5 होता है। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, तो एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए, जब भी हमारे घरों में सब्जी बनता है तो उसमें टमाटर डाला ही डाला जाता है। तो उसमें कितने टमाटर डाले जाते हैं, तो लगभग 4 से 5 टमाटर हम लोग डालते हैं। इसलिए इस टमाटर का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 4.5 यानी कि 4 से लेके 5। तो यह समझाने के लिए ट्रिक बताया गया है। बाकी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां, कि स्वस्थ नेत्र की निकट बिंदु, निकट मतलब नजदीक, निकट बिंदु कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यही पूछेगा कि स्वस्थ नेत्र की दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु। तो जब भी दूर बिंदु की बात करेगा तो यह अनंत पर हो जाता है। यह कितना हो जाता है, अनंत पर हो जाता है। इसको हम इन्फिनाइट ऐसे भी दर्शाते हैं। तो जब भी दूर बिंदु कहेगा तो अनंत पर, और जब भी निकट यानी कि नज़दीक कहेगा तो 25 सेंटी पर। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वां, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो जो गोबर गैस होता है ना, उसका मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों, मीथेन होता है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह CH4 होता है। यह क्या होता है, CH4 होता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और यह कहाँ पाई जाती है, तो दलदली स्थानों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था दोस्तों, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया था, तो 1901 ईस्वी में। कब किया था, 1901 ईस्वी में। चलिए आइए थोड़ा अब ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। तो यह जो रुधिर वर्ग होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, ब्लड ग्रुप ए, दूसरा जो होता है बी, और तीसरा जो होता है वह ए और बी, और चौथा जो होता है दोस्तों वह होता है ओ। तो ये क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। आपसे पूछेगा कि, आपसे परीक्षा में बार बार पूछता है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहते हैं। तो जब भी सर्वग्राही की बात करेगा, सर्वग्राही रुधिर वर्ग, तो यह क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और जब भी पूछेगा सर्वदाता रुधिर वर्ग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। वो ये क्या होता है, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है, जबकि सर्वग्राही कौन होता है, तो ए बी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।